नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन और विकास शुरुआत करते हैं, जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो है कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। जैसे अब हम एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं और ये हम जो वीडियो है लगातार आती हमारी रहेंगी हमारे चैनल पे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो अगर बात करते हैं संसाधन की, तो संसाधन होते क्या हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें क्या हैं या जो भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हो, पूर्ति करती हो, जनरली हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम संसाधन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हों, जनरली हम उसे संसाधन कह रहे हैं। और जो जिसके लिए प्रौद्योगिकी में उपलब्ध हैं, आर्थिक रूप से संभाव्य हैं, सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, एक संसाधन कहलाता है। पर्यावरण की उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरित प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकों से पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं, यही संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन की बात करते हैं तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि इन संसाधनों को वर्गीकरण करने की बात करते हैं तो वो संसाधनों को 4 तरह से वर्गीकरण किया गया है। वो भी वर्गीकरण के सबसे पहला अगर वर्गीकरण है संसाधन का वर्गीकरण, जो आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आता है जैव और अजैव। ये कई बार पूछा गया कि उत्पत्ति के आधार पर कौन से हमारे संसाधन हैं, और जैव है अजैव, जिसे हिंदी में इंग्लिश में बायोटिक और अबायोटिक का नाम देते हैं। समाप्तता के आधार पर जिसे बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये 2 तरह से हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। और हमारा तीसरा आता है जिसे स्वामित्व के आधार पर बताते हैं कि बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, ये सामुदायिक भी हो सकते हैं, ये राष्ट्रीय भी हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। विकास के स्तर के आधार की बात की जाए तो ये संभाव्य भी होते हैं, विकसित भी होते हैं, भंडार और संचित कोष भी होते हैं, ये देखने को मिलता है। अगर इसे फ्लो चार्ट की बात करें तो संसाधन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और दूसरा हमारा मानवीय। प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे नवीकरण योग्य बताया गया है और दूसरा अनवीकरण योग्य। अब ये नवीकरण योग्य भी 2 प्रकार के होते हैं, जो सतत अथवा प्रवाह जैसे इनका विकास क्या होता है, चलता रहता है। जैसे पवन हो गया और जल हो गया, ये लगातार हम यूज करते रहेंगे, ये कहीं ना कहीं ये लगातार इनका प्रवाह हमारे समाज में या हमारे प्रकृति में बना ही रहेगा। और दूसरा आता है जैव। जैव क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं जो प्रकृति के द्वारा या नेचुरली ग्रो होती हैं, उसमें जो मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरा होता है वन्यजीव। अब आपको भी पता होगा कि कहीं ना कहीं अगर हम वनस्पतियों की बात करते हैं तो वन्यजीव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, कि वन्यजीव का विकास भी वनस्पतियों के आधार पर ही होता है। और नवीकरण योग्य की बात करते हैं तो ये पुनः चक्रित होते हैं, तब एक बार यूज करने के बाद आप पूरा यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल होते हैं। और से दूसरे आते हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे अचक्री होते हैं, ये केवल एक बार यूज करने के काम ही आते हैं, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मीन्स हमारे जीवाश्म ईंधन हो गए। और दूसरा अगर मानवीय की बात करते हैं तो इसमें संरचनाएं और संस्थाएँ आती हैं। मात्रा और गुणवत्ता 2 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसी की बात करते हैं तो आपका संसाधन के विकास की अगर बात की जाए तो संसाधन के विकास की बात की जाए तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उसी तरह मानव के जीवन के लिए गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन जो है प्रकृति की देन है। सही बात भी है, कहीं ना कहीं संसाधन प्रकृति के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है और मानव इसका क्या कर रहा है, अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। आपको पता है कि जो है अगर कोई भी चीज़ लिमिटेड है, अगर उसका लगातार अंधाधुंध प्रयोग किया जाएगा तो हमारे समाज में या प्रकृति के लिए कहीं ना कहीं ये हानिकारक होंगे। तो कुछ व्यक्तियों को ये कारण क्या है जिससे समस्याएं पैदा हो रही हैं। पहला कारण है कुछ जो व्यक्ति हैं लालच से क्या कर रहे हैं, लालचवश संसाधनों का ह्रास करते जा रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, ये भी बात आती है।
और इसमें कहीं न कहीं अमीर गरीब में लगातार बढ़ता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के कारण भी वैश्विक परिस्थितियाँ का संकट पैदा होता जा रहा है। जैसे भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन परत का क्षय हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, भूमि निम्नीकरण आदि ये समस्याएँ हमारे सोसाइटी में आ रही हैं। और एक बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में होता है, वो होता है ये कि सतत पोषणीय विकास क्या है। कि सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं, एक नंबर का आता है, पूछा जाता है सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं, आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास तो होता है, क्या विकास होता है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हुए वर्तमान विकास की प्रक्रिया या भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना करे। कहने का मतलब ये है कि विकास जो है हो, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए अगर मानव का विकास होता है या वर्तमान विकास होता है, वही पोषणीय विकास कहलाता है। अब इसमें एक और जो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रियो डी जेनेरियो ये क्या है। रियो डी जेनेरियो की अगर हम जनरली बात करते हैं तो ब्राज़ील का एक शहर माना जाता है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर हमारी अर्थ समिट हुई थी, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, जो 1992 में हुई। अब इसकी भी जरूरत पड़ी तो कहा जाता है 1992 में, जून 1992 में 100 से अधिक जो है राष्ट्राध्यक्षों ने क्या किया था, कई देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में इकट्ठा हुए और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी, क्योंकि लगातार पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। और वैश्विक विविधता का इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और रियो डी जेनेरियो के वन सिद्धांतों मीन्स फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर भी सहमति जताई गई। और जो 21वीं शताब्दी में है, सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति मिली। तो आपसे पूछा जाएगा कि एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 क्या है, ये जो है पर्यावरणीय या सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इसके विकास से संबंधित है। ये कहाँ पे हुआ रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील का एक शहर पड़ता है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर हुआ। कब हुआ, 1992 में हुआ। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो यही पूरी चीज़ बताएगी एजेंडा 21 क्या है। एक घोषणा है जैसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति दिया गया है। इसका उद्देश्य था कि समान हित हो और पारस्परिक आवश्यकताएं मिली और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति और गरीबों को रोगों से निपटना इसका एक मुख्य लक्ष्य माना जाता है। तो ये भी बात की गई कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय क्या करेंगे, एजेंडा 21 तैयार करें। और इसी के बात करते हैं तो कहा जाता है, तो यहाँ पे बात होती है कि मानव के विकास की बात करते हैं तो कहा गया है कि मानव का जो विकास है जनरली वो देखने को क्या मिलता है कि मानव के जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों को समाज के न्यायसंगत बंटवारा आवश्यकता हो गई है। इस साथ ही व्यक्तियों को कुछ देशों के संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है। ये आपको भी पता होगा कि भविष्य में कोई खतरा न पड़ सकते। इसके लिए हर जीवन को अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग योजना बनाना अति आवश्यक है। ये सबसे बड़ी बात है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा माना गया है। अब बात करते हैं संसाधन नियोजन क्या होता है। तो आपको भी पता होगा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन करना ही सर्वमान्य रणनीति है। इसके लिए भारत जैसे बड़े देशों जहाँ संसाधन की उपलब्धता तो है ही है, उसमें बहुत अधिक विविधता भी है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर एक तरह से संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे संसाधनों की कमी है। मतलब आप कहने का मतलब ये है भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संसाधन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और कहीं पर कुछ संसाधन की मात्रा कम है। मतलब सभी जगह समान आपको संसाधन नहीं देखने को मिल सकते हैं। कहीं पर किसी प्रदेश में जो संसाधन है वो ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, कहीं पर बहुत कम मात्रा में दूसरा संसाधन मिल रहा है, ये देखने को मिलता है। आगे हम बात कर लेते, कहा गया है कि अत्यधिक कमी है, जैसे कि झारखंड और मध्य प्रदेश की बात की जाए और छत्तीसगढ़ की बात की जाए
तो ये प्रांतों में खनिज और कोयले की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो जल संसाधन भी प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा है, परंतु मूल विकास की कमी है। विकास की कमी क्या है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में तो जल संसाधन मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर खनिज की कमी है, कोयले की कमी है। लेकिन आप झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर खनिज और कोयला तो बहुत मात्रा में मिल ही रहा है, लेकिन जल संसाधन की कमी देखने को मिल सकती है। अगर इसी तौर पर बात की जाए कि राजस्थान में पवन तो ऊर्जा तो बहुत, या पवन का उपयोग करके कुछ ऊर्जा संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जल संसाधनों की सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है। जल संसाधन यहाँ पर कम देखने को मिलता है। और लद्दाख की बात करते हैं तो शीत मरुस्थल प्रदेश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। संसद से कहा जाता है कि प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ पर जल, भारत की बात की जा रही है कि यहाँ पर प्रदेश जो सांस्कृतिक विरासत का धनी तो है, यहाँ पर जल हो, चाहे आधारभूत अवसंरचना हो, क्या महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। और हम बात कर लेते हैं, कहा गया भारत में नियोजन की बात की जाए कि भारत में संसाधन का नियोजन कैसे, तो संसाधन नियोजन के लिए जटिल प्रक्रिया है, सभी को पता है। देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संसाधन पहचान कर उसकी तालिका बनाना और सर्वेक्षण करना, कि मानचित्र बनाना और गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाया और मापन किया जा सकता है। संसाधनों के विकास की बात करते हैं तो योजनाओं को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, हमें कौशल की आवश्यकता है और संस्थागत नियोजन ढांचा बनाने या तैयार करने की आवश्यकता है। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता के बाद जब हमें आज़ादी मिली तो भारत में संसाधन नियोजन पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किया गया। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाएगा कि भारत में संसाधन नियोजन के लिए किस पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किया गया है, तो आपको बताना है कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही क्या कर दिया गया था, हमारे यहाँ शुरुआत की गई थी। तो और बात करते हैं, किसी संसाधन के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त भी है, क्योंकि प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में परिवर्तन के अभाव से मात्र संसाधनों का उपलब्धता से ही नहीं विकास संभव नहीं है। देश के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधन समृद्ध होते हुए भी वहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश माने जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कहीं पर रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किसी कमी की वजह से उसे निकाले नहीं जा सकते। हो सकता है प्रौद्योगिकी की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, जिससे वो एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकते हैं, वो निकाले नहीं जा सकते हैं। इसी वजह से कह सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र है या कोई भी प्रदेश है, यहाँ पर संसाधन की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रौद्योगिकी की कमी की वजह से वो उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। तो इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं, बताया गया है कि जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर उपनिवेश की बात करते हैं, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों के संसाधन के संपन्न प्रदेश हो गया विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशी कार्य कोई देशों से बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया गया, ये सबको पता है। ये संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ के उपयुक्त प्रौद्योगिक विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएँ। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है और अतः भारत के विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों को मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसके प्रौद्योगिक मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव के योगदान ही रहा है। अब बात करते हैं, अब संसाधन को तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसका संरक्षण हमें कैसे करना है, इन संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है। तो संसाधन किसी भी तरह से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं, परंतु जो संसाधनों को हमें विवेकानुसार या विवेकहीन क्या करना चाहिए, उपभोग करना है। और अति उपयोग के कारण इसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं जो सामाजिक हो रही हैं, आर्थिक समस्याएं हो रही, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं, हमें इसे रोकना है। इसके बचाव के लिए संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। इसमें बहुत से नेताओं और चिंतकों को चिंता का विषय बना रहा है। अगर बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है गांधी जी का आता है, जो संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त की थी।
उन्होंने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि संसाधनों के ह्रास के लिए राज्य स्वार्थ के लोग क्या करते हैं, लगातार और जो है प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं, इसका शोषण करते हैं, इसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसके लिए प्रगति जिम्मेदार है बताया गया है, और अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। इसके स्थान पर बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। तो इसमें यहाँ पर जो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीकों संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तत्पश्चात 1974 में सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये टीचर्स एग्जाम में, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम आया था, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि उस पुस्तक का नाम, पुस्तक का लेखक कौन है। स्माइल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, सोमेश्वर। इससे क्या संबंधित है, ये गांधी जी के दर्शन एक बार फिर से पुनरावृत्ति की गई। गांधी जी के फिलासफी जो गांधी जी की है उससे संबंधित बताया गया है। 1987 में जो ब्रोडंट लैंड आयोग की रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर यह पूछी जाती है कि ब्रोडंट लैंड आयोग रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी। ये 1987 में की गई थी। इस पर संरक्षण के मूलाधार योगदान दिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कैसे करना है, इस संरक्षण की वकालत की गई है। और इसका एक जो मेन पॉइंट देखने को मिलता है वो क्या मिलता है आपको, वो मिलता है कि जो है आपको क्या करना है कि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो जल्दी मिलता है वो मिलता है कि हमारा साझा भविष्य, जैसे आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक का यहाँ पर पब्लिश किया गया था। और यह भी योगदान रियो डी जेनेरियो का जो एजेंडा 21 हुआ था उससे रिलेटेड बताया जाता है, पृथ्वी संबंधित द्वारा किया गया था। और अब आ जाते हैं भूमि संसाधन की हम बात कर लेते हैं। ये भूमि संसाधन क्या है, तो भूमि संसाधन की जनरली बात करते हैं तो हम भूमि पर ही रहते हैं, सबको पता है, क्योंकि हम जहाँ पर रहेंगे तो अपने उसे हमें बचाना अति आवश्यक, क्योंकि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन माना गया है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ यहाँ पर हैं, वन जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि पर एक सीमित संसाधन है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो भूमि है वो क्या है, सीमित है। सीमित होने के बाद इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए उपलब्ध जो भूमि है उसको विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार ही इसका प्रयोग करना चाहिए। और भारत में भूमि की बात करते हैं, भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों, जैसे पर्वत भी हमारे यहाँ, पठार भी हैं, मैदान भी हैं और तीर्थ भी पाए जाते हैं। लगभग हमारे यहाँ ये बहुत पूछा जाता है कि लगभग कि भू क्षेत्र भारत में कितना % है। 43% हमारे यहाँ क्या है, भू क्षेत्र है, और कृषि उद्योग के लिए, विकास के लिए सुविधाजनक है। और पूरे जो भू क्षेत्र है उसका 30% भाग पर विस्तृत है। पर्वत जो है पूरे भूभाग के 30% भाग पर क्या है, विस्तृत है। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित भी करते हैं, पर्यटन विकास के लिए परिस्थितियाँ प्रदान भी करते हैं। और देश के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी क्षेत्रों का है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। और इसमें जो जीवाश्म खनिज और वनों का अपार संचय कोष यहाँ पर बताया जाता है। अब इसी में बात करते हैं भू उपयोग की, तो यहाँ आपको यहाँ पे एक टेबल एनसीईआरटी के द्वारा बताई गई है। जो 27% की बात होती है वो जनरली पठार है हमारे यहाँ, 43% की बात करते हैं वो मैदानी भाग है, 30% की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर्वत माने जाते हैं। अगर भू उपयोग की बात करते हैं तो भू उपयोग की बात करते हैं तो कहा जाता है वन की बात करें, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि की बात करें तो कृषि की भूमि, उपलब्ध भूमि की बात करें तो बंजर और कृषि अयोग्य भूमि भी है। गैर कृषि प्रयोजनों की लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें हो गई, सड़क हो गए, उद्योग, जो जनरली मानव के विकास के लिए, मानव के डेवलपमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि के अंतर्गत आता है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जैसे स्थायी चारागाह की बात हो,
अन्य गोचर भूमि की बात हो, विविध वृक्षों की बात हो, वृक्ष फसलों या अध्ययन भूमि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो नेट सोन एरिया से अलग रखा जाता है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 साल से अधिक जो वर्षों से खेती ही नहीं की जा सकती है, तो ऐसे भी इसे कैटेगराइज किया गया है। परती भूमि जो वर्तमान परती जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, कभी कम से कम समय में खेती बाड़ी की गई हो, उसी को वर्तमान परती बोला गया है। वर्तमान परती में अतिरिक्त अन्य परतियाँ भी आती हैं जो भूमि या पुरातन परती जो लगभग 1 से 5 कृषि वर्ष की खेती ना की गई हो, ये देखने को मिलता है। और दूसरा आता है या 5वां बिंदु है शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, जहाँ पर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर भूमि पर फसलें उगाई और काटी जाती नहीं हैं। इसमें शुद्ध का मतलब निवल होता है, बोया जाता है, क्षेत्र कहलाता है। और एक बार से अधिक यहाँ पर कई बार फसलें उगाई गई हों और जोड़ दिया गया हो तो सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के द्वारा बताया गया है या कुछ पॉइंट्स की यहाँ पर बात हुई। अब बात करते हैं कि भूमि भारत में भू उपयोग कैसे होता है, भूमि का प्रारूप क्या है। तो कहा जाता है कि भू उपयोग की बात करते हैं तो हमारे यहाँ निर्धारित करने के लिए भौतिक कारण जैसे भू आकृति हो, चाहे वो जलवायु हो, मृदा के प्रकार हो, मानवीय कारक जैसे हो सकता है जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी है, क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल होती है। अगर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो कहा गया है कि जो आपका भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो बात की जाए तो 3287 किलोमीटर 263 किलोमीटर स्क्वायर बताया जाता है। अगर जनरली इसकी बात की जाए तो यहाँ पर होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसमें 93% भाग पर ही केवल भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। क्योंकि पश्चिमोत्तर प्रांतों में बात की जाए जैसे असम हो गया, असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में जो क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, सूचित जो क्षेत्र हैं उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तान और चीन अधिकृत जो पीओके वाला एरिया है उसमें सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है, तो इसी 93% जो 7% बचा है तो इसी क्षेत्र में ही आता है। और इसी में बात कर लेते हैं कि स्थायी चारागाहों की बात कर लेते हैं तो भूमि कम हुई है। जो चारागाह एरिया हुआ करती थी, पॉस्चर लैंड हुआ करती, वो लगातार कमी देखने मिल सकती है, क्योंकि पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने की कोई कैसे समर्थ होंगे, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो वर्तमान जो प्रति भूमि है उसके अलावा जो अन्य प्रति उपजाऊ है, इन फसलों को उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है और इस भूमि को 2 या 3 वर्षों में 1 या 2 बार बोया जाता है। अगर इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तो भारत में कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% पर ही हिस्से पर ही खेती हो सकती है। जो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र की बात करते हैं तो विभिन्न राज्यों में भिन्न होता है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेती की जाती है पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में। परंतु जो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ पर केवल 10% भाग पर ही क्या की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है, शुद्ध बोया क्षेत्र माना गया है। अगर इसी में करीब बात करें तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 लाई गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है। और वनों के अंतर्गत की बात करते हैं तो 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत का क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति के अंतर्गत बताया गया है कि जो सीमा है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोग हैं जो अभी आजीविका इसी के ऊपर निर्भर रखते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कहीं ना कहीं जो वन होंगे, वन क्षेत्र होंगे, वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग होंगे लाखों की संख्या में, जो उनका लाइवलीहुड होगा वो पूरा डिपेंडेंसी आसपास रिसोर्स पर ही होगा। अगर जो गैर कृषि परियोजनाओं की बात की जाए, लगाई गई भूमि कहलाती है। कहा जाता है कि अगर भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है।
बंजर भूमि, पहाड़ी क्षेत्र भी आते हैं, सूखी मरुस्थल और भूमि शामिल है। और गैर कृषि परियोजनाओं को लगाई गई भूमि में बस्तियाँ हैं, सड़कें हैं, रेल लाइन्स हैं, उद्योग आदि आते हैं। ये लगातार क्या हो रहे हैं, भू संरक्षण और प्रबंधन में अवहेलना के कारण, लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, ये देखने को मिल सकता है। और इसी का बात करते हैं कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, कि भूमि हमारी इतना कम कैसे होती जा रही है, इसका संरक्षण हमें कैसे करना है, इसकी बात कर लेते हैं। तो भूमि ऐसा संसाधन है जिसके उपयोग हमारे पूर्वजों के द्वारा किया जा रहा है और लगातार ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका संरक्षण करना हमारा क्या है, एक दायित्व है। तो क्योंकि आपको भी पता है कि भूमि निम्नीकरण होने से हमारा जो भोजन, मकान, कपड़े की जो मूल आवश्यकता है, लगातार वो कमी आएगी, जिससे क्या हो सकता है, एक बड़ी संख्या में लोगों की जीवन यापन करने में कमी देखने को मिल सकती है। तो ये भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल लगातार मिल रहा है। अगर इस समय भारत की बात की जाए तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत है। इसके अलावा 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपरदित है, ये देखने को मिलता है। और बात करते हैं कि और जो शेष क्षेत्र है, लवड़ी है और क्षारीय है, और मानव क्रियाओं के जैसे वनोन्मूलन है, अति पशुचारण है, खनन से भी भूमि निम्नीकरण के मुख्य भूमिका निभाई गई है। और इसी के बात करते हैं, खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण देखने को मिल सकता है। ऐसे बात करते हैं, कहा गया है कि अति सिंचन के से उत्पन्न जलाक्रांतता भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण बनी गई है। और इसी में खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना को पत्थर को लगातार पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया, मृदा सल्फड़ी के उपयोग के लिए बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाती है और इसकी परत भूमि जम जाती है। और पता है क्योंकि लगातार ये उड़ता रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डस्ट होती है लगातार वो भी देखने को मिलती है। एक पूरा धुंध बन जाता है, धुंध बन जाने से आसपास एरिया में एक परत भूमि पर जमी हो जाती है, जिससे मृदा का जल सोखने की जो क्षमता होती है वो कम पड़ जाती है। एक मुख्य कारण देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और इसी में एक बात करते हैं कि मृदा संसाधन क्या होता है। तो मिट्टी हो, मृदा हो, जो महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन माना गया है, यह पौधों के विकास का माध्यम भी है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करते हैं। मृदा एक जीवंत तंत्र बताया गया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कहीं कहीं जो लगातार जो मोटी परत है पृथ्वी के बनने की, पृथ्वी पर जो मृदा की बनने की परत है, वो कहीं ना कहीं बहुत बिलियंस ऑफ ईयर से हो, कई हज़ारों लाखों साल हो गए हैं जो इसके बनने से हमारा क्या हो पाया है, एक परत बन पाई है। तो एक कोई छोटी परत बनने में या सेंटीमीटर परत बनने में तो क्या होता है, जनरली देखा गया है कि जो है काफ़ी समय लगता है। एंड बात करते हैं मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच हो, जैल जनक सेल हों या संसदर सेल हों, ये सब काम में आते हैं। तो मृदा जैव की बात करते हैं, ह्यूमस और जैव अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों की बात करते हैं तो रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और मृदा से बना एक मृदाएँ हिमालय के 3 महत्वपूर्ण तंत्रों जैसे सिंधु नदी। अभी आप पूछा जाएगा कि कौन सी नदियों से मृदा तंत्र बना हुआ, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से लाए गए निक्षेप से बनी हुई है। एक सक्रिय गलियारों से ये मृदाएँ राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान और विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं के जड़ों मिट्टी से बने हुए हैं, ये देखने को मिलता है। और जलोढ़ मृदा में जो रेत है, सिल्ट है, मृत्तिका है, विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। और नदियों के मुहाने में जब मुहाना क्या होता है, जब नदी कोई जब घाटी में आकर गिरती है
या जो जहाँ पानी गिराती है तो वहाँ पर एक मुहाना होता है, जो गिरने का स्थान होता है वहाँ पर गिराती है, तो उसी को मुहाना कहा जाता है, नदी का मुहाना होता है। मैदा के कणों का आकार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में ढाल से मोटे कण वाली मैदाएँ पाई जाती हैं। ये मैदान लगभग कहीं तलहटी में मैदान जैसे चो क्षेत्र है, तराई के आमतौर पर पाई जाती हैं। और जैसे यहाँ पर बताया गया है, ये है हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह, और इसी के नीचे उपमैदा है, जो अच्छी चट्टानों के बालू हो गया, गाद हो गया, सिल्ट मृत्तिका इससे बनी हुई, और ये अंतःस्तरीय अपक्षित आधारी चट्टानें हैं। ये अपक्षित रहित आधारी चट्टानें, यहाँ कभी अपक्षय हो ही नहीं सकता, ये देखने को मिल सकते हैं। और इसी की बात करते हैं कि मैदाओं का एक नहीं मिल सकता है। मैदाओं की अगर वर्गीकरण की बात करते हैं तो मैदाओं का वर्गीकरण हमारे यहाँ भारत में किया गया है। तो सबसे बड़ी मैदाओं की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो आती है जलोढ़ मैदा। यह देश की महत्वपूर्ण मैदा है। वास्तव में ये संपूर्ण उत्तरी मैदानों में फैली हुई, जो हमने ऑलरेडी बताया कौन कौन सी हो गया, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लगाए निक्षेपों से बनी हुई है, और राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। हमने बताया कावेरी नदी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी डेटाओं से जड़ों मिट्टी से बने हुए हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली। और इसमें जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये आती है कि आयु के आधार पर जड़ों मैदाएँ दो प्रकार की होती हैं। वो हैं पुराना जड़ों, जिसे बांगर कहते हैं, नया जड़ों, जिसे खादर कहते हैं। बांगर क्या होता है? बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं बांगर। खादर में क्या होता है? बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कर पाए जाते हैं, उसे को हम क्या कह देते हैं? बांगर कह देते हैं। इसी को हम खादर कह देते हैं। बांगर में क्या होता है? कंकड़ ग्रंथि ज़्यादा पाई जाती है, कंकड़ में की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो खादर होते हैं बांगर की तुलना में क्या होते हैं? महीन कर पाई जाती है। बांगर में मोटे कर पाए जाते हैं और खादर में कह सकते हैं छोटे महीन कर पाए जाते हैं। और जलोढ़ की बात करते हैं तो कहा गया है कि जलोढ़ मृदाएँ बहुत उपजाऊ तो हैं ही, क्योंकि ये नदियों के निक्षेपों द्वारा बहा कर लाया गया है। इसमें पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। इसमें गन्ने की फसल हो गई, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों की, दलहनी अनाजों की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है यहाँ पर। और सिंचाई के साथ साथ पैदावार भी यहाँ पर बढ़ती जाती है। और काली मृदा की बात करते हैं, मृदा का रंग काला है और रेगुर मृदाएँ भी कहा जाता है इसे। काली मृदा को भी रेगुर मृदा कहा जाता है। इसमें मृदा में कपास की खेती बहुत ज़्यादा उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। काली कपास मृदा के कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसीलिए इस मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों से काली मृदा के बनने में योगदान हुआ है। इसमें दक्कन का पठार, ये मृदाएँ दक्कन का पठार, बेसाल्ट क्षेत्र पश्चिमी भाग में पाई जाती है। लावा जनक शैलों में बनी है, ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और छत्तीसगढ़ के पठार में भी पाई जाती है। अगर जलोढ़ मृदा की बात करते हैं, जलोढ़ मृदा कौन सी है, तो ये जो भाग है, ये भाग जनरली क्या है? पूरा जलोढ़ मृदा का भाग। ये पूरा भाग क्या है? जलोढ़ मृदा का भाग। ये देख सकते हैं आप, जलोढ़ मृदा का भाग, ये पूरा भाग क्या है? जलोढ़ मृदा का। यहाँ से यहाँ तक असम एरिया तक आपको जलोढ़ का मृदा का भाग, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाला एरिया भी आपको देखने को मिल सकता है। इधर सम पार्ट्स ऑफ गुजरात का एरिया मिल सकता है, और इधर आपका सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये भी देखने को मिल सकता है। और कुछ पश्चिमी घाट पर भी पूर्वी घाट पर भी देखने को मिल सकता है। ये भाग जो है पूर्वी घाट पर भी आपको क्या मिल सकता है? जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि दक्षिण पूर्वी दिशा जो गोदावरी का है, कृष्णा का है, घाटियों तक फैला हुआ माना जाता है। काली मृदा जो है महीन कणों से मिलकर बनी है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बड़ा पॉइंट कि काली मृदा जो होती है
इसमें जो है वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये बताएं जो है कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से मिलकर बनी है, याद रखेंगे। परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा की कमी देखने को मिलती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहा जाता है ये जो है गीली होने के साथ चिपचिपी भी होती है और इसे जोतना मुश्किल होता है। और इसकी जुताई के लिए मानसून प्रारंभ होने से पहले ही बौछार से ही शुरुआत कर दी जाती है। अब बात करते हैं लाल और पीली मदाएँ। इसके बाद जो होती है लाल और पीली मदा। लाल और पीली मदा की आप जनरली बात करें तो कहा जाता है लाल मदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों, दक्कन का जो पठार है पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और ये लबेदार जो अग्नेय चट्टानों के कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। लाल और पीला मदाएँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा का मैदान, दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट के पहाड़ी पदों पर भी क्या पाई जाती है, जो है पद पर जो है आपकी लाल और पीली मदा पाई जाती है। और इसमें क्या होता है पीली रंग का जल योजन के कारण होता है, इसमें जल योजन ज़्यादा होता है, इस वजह से पीली मदाएँ कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी की बात की जाए तो इसका ग्रीक शब्द से बना हुआ है, लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मदा जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु से में विकास होता है, जैसे कि शुष्क ऋतुओं के एक के बाद आने वाले के कारण होता है। भारी वर्षा से अत्यधिक लीचिंग का परिणाम है। जो लेटराइट मदा अधिकतर क्या होती है गहरी तथा अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान 6 से क्या होता है ज़्यादा, जो है पीएच मान 6 से ज़्यादा होता है। इसमें सामान्यतः पौधों को के विकास तत्वों की कमी पाई जाती है, पोषक तत्वों की यहाँ कमी देखने को मिलती है। और ये जो है कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पाई जाती है, दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र में पाई जाती है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भी पाई जाती है। और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में भी पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमस पाया जाता होगा कहीं ना कहीं, ये बहुत ज़्यादा क्या होंगी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन के तौर पर मानी जाती है। इसमें अगर मदाओं की बात करते हैं तो कर्नाटका में मदाओं में कर्नाटका और केरला, तमिलनाडु में चाय कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। पूछा जाएगा कि चाय और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, तो लेटराइट मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में लाल लेटराइट मदाएँ काजू की फसल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया है कि काजू का उत्पादन करने के लिए किस मदा का उपयोग ज़्यादा आवश्यक होता है, तो लेटराइट मिट्टी का आवश्यकता होती है। अब मरुस्थलीय मदाओं और मरुस्थलीय मदा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मरुस्थलों में पाई जाती हैं, तो डिजर्ट एरियाज़ में। एंड कहा गया है कि मरुस्थलीय मदाओं का रंग जो है क्या होता है, भूरा होता है, लाल और भूरा होता है। ये आमतौर तौर पर रेतीली और लवड़ी होती है, इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो अगर इसका वाष्पीकृत कर दिया जाए तो उसके बाद खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। और इसमें वाष्पन दर क्या होती है, अधिक होती है और ह्यूमस नमी की कमी पाई जाती है यहाँ पर। और कैल्शियम की मात्रा यहाँ पर क्या होती है, बढ़ती चली जाती है और नीचे के पत्तों को चूने के जो कंकर की सतह तक पाई जाती है। बात करते हैं इसके कारण क्या होता है, मदा में अंतःशयनन इन्फिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं वन मदा क्या होती है। वन मदाओं की अगर जनरली हम बात करें तो ये मदाएँ आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध करती है और ये पर्यावरण के अनुसार बदल भी जाती है। इसमें दोमट और सिल्टदार होती हैं और इसमें बात करते हैं एसिडिक एसिटिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। ये निचली क्षेत्रों में पाई जाती हैं, नदियों घाटियों के निचले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये जलोढ़ पंखों आदि में से इनका क्या होता है, मदाएँ उपजाऊ होती हैं। मदा अपरदन और संरक्षण की बात कर लेते हैं। मदा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या मदा अपरदन क्या है और संरक्षण इसका हम कैसे कर लेंगे, इसकी बात करते हैं। मदा को कटाव को रोकना और बहाव को रोकने की प्रक्रिया को ही जनरली क्या कहते हैं, मदा अपरदन कहते हैं। मदा के बनने में अपरदन की क्रियाएँ आमतौर पर साथ साथ चलती रहती हैं, दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन हो गया, अति पशुचारण हो गया, निर्माण और खनन इत्यादि में कई बार संतुलन भंग हो जाता है, जिससे पवन, हिमनदी और जल मदा अपरदन कहते हैं। और इसमें क्या होती हैं, जो गहरी वाहिकाएँ होती हैं वो बनती चली जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, जोतने योग्य नहीं होती है।
जैसे ये आपने देख रहे हैं, ऐसे क्या बन जाती है, यहाँ पर परत बन जाती है, ये देखने को मिलता है। और ये होती हैं क्या, ये खाई जैसी बन जाती है। ये जो है बहती हुई चली जाती है, मतलब इसे जुताई करने में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई देखने को मिलती है। और इसमें बात करते हैं कि जैसे चंबल का जो बेसिन है, चंबल बेसिन इलाके में क्षेत्र में खड्ड जो है, देवाइन जिसे कहते हैं, भूमि कहा जाता है, जिसमें जल विस्तृत क्षेत्र में ढके हुए ढाल को नीचे की ओर बहता है और क्षेत्र में ऊपरी जो मृदा घुलकर क्या कहते हैं, जल के साथ बह जाती है। चादर अपरदन, सीट इरोजन कहा जाता है। और मृदा जो है, पवन जो है कुछ मृदा या बालू ढालू क्षेत्र का मृदा जो को उड़ा ले जाती है, इस प्रक्रिया को पवन जो है क्या कहते हैं, पवन अपरदन कहा जाता है। जब पवनों के द्वारा या हवाओं के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, वो क्या कहलाती है, पवन अपरदन कही जाती है। यही कुछ इसमें बेसिक पॉइंट बताए गए हैं, बस इसके ज़्यादा आवश्यकता नहीं। जब चैप्टर में अब जो हमने मेन पॉइंट थे वो हमने चर्चा कर ली है और यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। और इसमें जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कहा गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गहन खेती है कि सिंचाई, अधिक सिंचाई है, वनोन्मूलन है कि अति पशुचारण है, बताइएगा। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाई जाती है, हरियाणा में पाई जाती है कि उत्तराखंड में पाई जाती है, आप बताइएगा। इनमें से किस राज्य में काली मृदा का मुख्य रूप से पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है या राजस्थान में पाई जाती है या महाराष्ट्र में पाई जाती है या झारखंड में पाई जाती है, आप बताइएगा। अब ऐसे हमारी जो वीडियो हैं वो हर एक चैप्टर्स की आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।